एक्चुअली मैम हाँ जी। मैम मुझे डेरिवेटिव्स और ओटीसी बता दीजिए। ओके, सो ये जो डेरिवेटिव्स तो फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये आपको समझ में आ गया। यस फाइनेंशियल मैम। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके। अब फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स दो टाइप से हो सकते हैं। दे कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स, यस और दे कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन टू पार्टीज। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा या इफ यू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। ओके, तो ये दो तरह से एंटर हो सकते हैं आप। तो ये तो यू नो दैट पर्सन एंड यू वांट टू गेट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम। अनदर थिंग इज जहां पे आप जानते नहीं है बट यू स्टिल वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आपको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। तो फाइनेंशियल मार्केट्स में भी दो तरह से हो सकता है। आइदर यू कैन डू इट थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज, या फिर you can if you know some other person who will be interested in entering into that contract, you can do it on OTC. OTC is a platform provided for professionals. अब ये financial contract है, so if you are entering you should be aware of all the eventuality. नहीं तो क्या है कि the stock exchange will try to mediate that, क्योंकि stock exchange के regulations होते हैं और अपने उसके गाइडलाइंस होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज विल ओनली इफ यू आर एंट्रिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, तब आपको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो यही फर्क है कि आप जो है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट में आप, और इवन शेयर्स, अब बड़ी कंपनी है उसके पास इतना पैसा नहीं है, इट कैन नॉट फुलफिल द, सॉरी छोटी कंपनी है, इट डज नॉट हैव दैट मच मनी टू फुलफिल ऑल द ऑब्लिगेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, पर इट वांट्स टू गिव ट्रांसफरेबिलिटी टू शेयर होल्डर्स। तो वो क्या करेगी, रादर देन, क्योंकि उसको पता है कि सबको इसके बारे में पता नहीं है, देयर ओनली स्पेशलाइज्ड पीपल हु विल बाय एंड सेल माय शेयर, सो रादर देन लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, उसका प्राइस ज्यादा है, मेंबरशिप फीस ज्यादा है, रेगुलेशन ज्यादा है, दे ट्रेड ऑन दी ओटीसी। तो मेन डिफरेंस ओटीसी और स्टॉक एक्सचेंज में सिमिलैरिटी क्या है, दे गिव प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। डिफरेंस क्या है, stock exchange is for everyone, it is for retail investors also who do not have very specific knowledge of financial markets, because the stock exchange has very stringent guideline for people, for the members of the stock exchange to follow, तो इसलिए which take care of the interest of the investor. But OTC is market for professional, जहाँ पे उनको पता है कि क्या रिस्क और क्या वो है, सो वहां पे कम regulations है and only professionals will enter there. So that is the difference between OTC and stock exchange. और डेरिवेटिव में आपको क्या समझना है? और नो मैम समझ आ गया आपकी फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। so derivative जैसे हमने देखा, it is a financial contract which derives its value from some other contract. तो जहाँ पे स्पेसिफिक होना होगा, स्पेसिफिक एसेट क्लास है, वहां पे इट बी ट्रेडेड ऑन द ओटीसी, और अगर जनरलाइज्ड है या इट इज फॉर एवरीवन, देन इट बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, राइट। ओके, एनीथिंग एल्स? एनीवन पहले का कुछ पूछना हो या कल जो हमने पढ़ा हो उसका पूछना हो, एनीवन यू कैन टॉक अबाउट दैट एंड मैम मुझे कॉलेबल समझ में आ गया था, बट मुझे पुटेबल थोड़ा सा मेरा क्लियर नहीं हुआ था। कॉलेबल का मतलब है कॉल कैसे करते हो? कॉल मतलब आप अपनी तरफ इशारा कर रहे हो ना। यस मैम। पुट कैसे करते हो? दूसरी तरफ, दूसरी तरफ। right? If you look at hand gestures, maybe we can't see the hand gestures here, but call matlab you are bringing it to you, यस मैम। put you are giving it to someone, ठीक है। तो when the company has the right to redeem the fixed income instrument, that is known as callable bonds, matlab the company can call it back anytime. So callable option gives the company the option to redeem the bond before the maturity. So that is callable. Puttable क्या है? Put, the investor can put it for redemption before the maturity date.
So putable option gives the investor the option to redeem the fixed income security before the maturity date. So depending on the requirement of the company company can issue callable bonds or putable bonds. Callable bond, putable bonds का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? कभी सोचा है क्यों ऐसे करेगी कंपनी? क्यों कॉलेबल या पुटेबल बॉन्ड इशू करेगी? क्या रीजन हो सकता है? एनीवन? ट्राई करो, सोचो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा कोरिलेशन लाने की कोशिश करो. नो वन? मैम शायद क्योंकि उसे जब भी नीड होगी तो वो खुद के डिसीजन से वो चीज ले सकता है. देखो क्या है बॉन्ड? क्या है एक्चुअली? बॉन्ड इज अ लायबिलिटी. यस मैम. बॉन्ड इज अ लायबिलिटी. अब लायबिलिटी क्या है? अभी कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कल हमने शायद कॉस्ट ऑफ फंड्स देखा था ना. इफ यू रिमेंबर व्हेन वी आर लुकिंग एट द बैलेंस शीट वी सॉ कॉस्ट ऑफ फंड. कॉस्ट ऑफ फंड इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट द कंपनी हैज टू गिव, राइट? तो अभी क्या हो सकता है कि कई, जैसे अगर आपने पिछले कुछ सालों में देखा हो तो इंटरेस्ट रेट कम होते जा रहा है. इंटरेस्ट रेट कम होता जा रहा है. कंपनी तो बोरो किया है एट वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हो गया है कम, तो कंपनी वांट्स टू कीप दैट ऑप्शन ओपन कि मान लो अगर फ्यूचर में कभी इंटरेस्ट रेट कम हो गया, व्हाट आई विल डू इज आई विल रिडीम दिस बॉन्ड एंड पिक अप अ डेट व्हिच इज चीपर. ओके. और पुटेबल ऑप्शन का क्या हो सकता है कि धीरे धीरे आई विल ट्राई टू रिड्यूस माई लाइबिलिटी. जैसे अगर आप लोग, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, बीच में रिलायंस ने लास्ट ईयर दे डिसाइडेड टू बी अ डेट फ्री कंपनी, क्योंकि डेट एक कॉस्ट है ना. जितना उधार आप लेंगे उतना ही आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो डेट एक कॉस्ट है. तो रिलायंस हैड लास्ट ईयर डिसाइडेड दैट दे वांट टू बी अ जीरो डेट कंपनी, की कोई डेट नहीं हो, जो भी पैसा हो इन्वेस्टर का वो इक्विटी में हो, डेट में नहीं हो. ओके. तो ये रीजन हो सकता है कि ओके धीरे धीरे हमारे पास पैसा आ रहा है और जैसे जैसे पैसा आएगा पीपल कैन रिडीम देयर बॉन्ड टू रिड्यूस द डेट. तो ये बेसिकली दीज आर वेज बाय द कंपनी टू मैनेज द कॉस्ट ऑफ फंड्स एंड द लायबिलिटीज. अच्छा, सिर्फ प्राची ही को क्यों क्वेश्चंस होते हैं? बाकी लोग पढ़ते नहीं है क्या? या सब समझ में आता है? प्राची ही सबसे बुद्धू है, उसको कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए उसके पास क्वेश्चंस होते हैं. व्हाट अबाउट अदर्स? मैम पढ़ रहे हैं एक्चुअली. मैम अभी हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम पे हैं. मैम जो वीडियोस यूट्यूब पे हैं तो मैम उसको हम लोग 2-3 बार देखते हैं, तो मैम इस वजह से मैम क्वेरीज इतनी होती नहीं है. मैम अभी आगे फर्दर मैम मूव ऑन करेंगे तो क्वेरीज होंगी तो मैम वी विल डिस्कस इट विद यू. Because ऐसे it's a very good thing that Prachi does, and probably she's reading at a higher speed, that's why she has questions. बाकी लोग का पता नहीं. Okay, so that's why she has questions. तो अगर हम questions ऐसे डिस्कस करेंगे तो हमारी क्लैरिटी भी आएगी और प्रॉब्लम ये है ना कि मैम हम लोग मैम उससे है नहीं मैम. मैम स्टार्टिंग फ्रेशर मैम कोई आइडिया नहीं है, इसीलिए तो और क्वेश्चंस होने चाहिए ना. यस मैम. तो इसलिए मैम फाइनेंशियल सिस्टम मैम स्टार्टिंग से पढ़े तो मैम इसलिए उसको 2-3 बार ताकि वो दिमाग में बैठ जाए वो चीज. तो स्टार्टिंग से नोट्स बना के पढ़ रहे हैं बिकॉज हम लोग के इधर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं. और मैम शायद आपने 2 या 3 दिन पहले हम लोग को एक चैप्टर इसी में पढ़ाया था, वो हम लोग को बहुत कम समझ में आया था. कौन सा चैप्टर? मैम अभी शायद 2 या मैम शायद करेंसीज था वो, तो उसमें भी यस मैम शायद वही था. उसमें क्या समझने के लिए? करेंसी में तो कुछ भी नहीं समझने के लिए. करेंसी में सिर्फ यह है कि किस एक्सचेंज रेट होता है, किस रेट पे करेंसी आप एक्सचेंज कर सकते हो, उसमें तो कुछ खास है नहीं. उसमें तो हम लोग उसके नोट्स बना के पढ़ेंगे तो हम लोग आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम पे ही हैं अभी स्टार्टिंग से. मतलब अभी हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम पे हैं, वो चीज इसलिए करेंगे ताकि हम लोग इन फ्यूचर भूल ना सके, तो इसलिए उसको 4-5 बार रिवाइज कर रहे हैं. ठीक, अच्छा पढ़ रहे हो, व्हिच इज गुड. बिकॉज़ थोड़ा सा नया सब्जेक्ट है, मे बी यू विल टेक सम टाइम, बट माय ओनली थिंग इज कि पढ़ते रहो और कुछ हो तो डिस्कस कर लो. सो इट विल मैम ऐसे हो कि पहले वाला छोड़ दे आगे का पढ़ने लगे तो मैम फिर बेसिक तो वही है ना मैम, इसलिए. ठीक, ओके, यस मैम. fair enough. So any other questions? नो मैम. Anything else? नहीं. अच्छा, जो नहीं समझ में आया वो मुझे बता दो, so that I will do it in some other way, क्योंकि फिर रह जाएगा तो कुछ you will not we will lose some time.
तो मुझे नहीं समझ में आ रहा आपको उसमें क्या नहीं समझ में आया, क्योंकि करेंसी में कुछ है ही नहीं. करेंसी इज ओनली exchange मैम is how much you will have to pay for another currency. मैम आई That is थिंक वो what it is. करेंसी है, उससे पहले के शायद मुझे खुद पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सा था, अगर मुझे खुद से समझ में आ गया, क्योंकि आपकी वीडियोस है ना यूट्यूब पे, तो फिर मैं देख लूंगी, वरना Okay. फिर मैं आपसे ठीक पूछ लूंगी ठीक और गूगल की भी हेल्प ले लेती हूँ मैम. ठीक ठीक. Okay. ओके. Okay. So if you don't have any questions, we will continue from where we left yesterday. Okay. तो कल हमने एक yesterday we had seen Narendra's business, जहाँ पे we were trying to maintain the books for accounts for him, and we had seen कि हर transaction का दो जगह पे असर होता है, right? तो यही basis of account है. So dual entry system, for every debit there has to be a credit. So that is what accounting is. So I think till this transaction we had seen. उसके बाद the last transaction, I think ये भी देख लेते हैं शायद. Narendra withdraws 1300 in cash from business for his personal use. तो ये किस दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा ये? Which two accounts it will affect? मैम एसेट्स में कैश में से माइनस होगा और लायबिलिटीज में से ओनर्स इक्विटी. ओनर्स इक्विटी से होगा, राइट. सो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी लायबिलिटीज शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आवर एसेट. सो एसेट से ये पैसा निकल रहा है, तो ये लायबिलिटी में एडजस्ट होगा, या तो वो पैसा असेट में ही कहीं एडजस्ट हो जाए. सो फॉर एग्जांपल कल हमने देखा कि वी रिसीव 600 रुपीज इन कैश अगेंस्ट अमाउंट रिसीवेबल, तो उसको हमने दोनों हमारा एडजस्टमेंट एसेट में ही हो गया. सो अकाउंट रिसीवेबल से डेबिट हो गया और कैश में ऐड हो गया. तो अब तो हमारा अभी फिर एसेट्स और लायबिलिटी बराबर है. अब यहाँ क्या हो रहा है कि कैश निकल रहा है, एसेट से माइनस हो रहा है, एंड correspondingly we will have to reduce it from the owner's equity as well. So yeah मैम एज यू सेड दैट मैम जब कैश की बात आती है तो मैम उसको कैश में इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, एंड रिसीव जब होता है तो मैम रिसीवेबल एंड पेबल एंड कैपिटल. तो मैम ये सप्लाईज और इक्विपमेंट्स का क्या रोल है इसमें? किसका? मैम सप्लाईज एंड इक्विपमेंट का. सप्लाईज एंड इक्विपमेंट. ओके, सप्लाई एंड इक्विपमेंट आप किधर डालोगे? मैम सप्लाई वो करेंगे मैम जिसको हम लोग वो सामान दे रहे हैं, कितने अमाउंट में. आई थिंक समथिंग दैट रिलेटेड टू. नो. तो लेट मी एक्सप्लेन. तो क्या कैसे बिजनेस कैसे रन करता है? बिजनेस में आपको रॉ मटेरियल चाहिए. सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल आएगा. अब रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, वो आपका एसेट्स है या लायबिलिटी है? मैम रॉ मटेरियल मैम एसेट्स होगा. रॉ मटेरियल एसेट्स है, ठीक Yes, है. ma'am. अगर आपने पे कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपने नहीं पे किया है तो Yes, ma'am. करस्पॉन्डिंग एसेट से आपकी करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी बनेगी. राइट और रॉन्ग? यस मैम. राइट, उससे आपकी लायबिलिटी भी बनेगी, ठीक है. और जिस दिन आप कैश पे करोगे तो आपका एसेट से भी निकलेगा और लायबिलिटी से भी निकलेगा, राइट. रॉ मटेरियल तो आपके पास रहेगा ही, बट कैश में पे करोगे तो कैश से भी निकलेगा और लायबिलिटी से भी निकल जाएगा. तो फिर आपका एसेट्स और लायबिलिटी सेम हो गया. अब मान लीजिए आपने कोई गुड्स बेचा, ओके, कोई गुड्स बेचा तो और उसका फिर आपका गुड्स बेचा, गुड्स तो आपके एसेट्स है, पैसा आया नहीं है अभी, पैसा आया नहीं है, तो आपने उसको एज अ एसेट दिखा दिया, जिसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं, जिसे इस केस में हुआ है. उसमें अकाउंट रिसीवेबल में आपने दिखा दिया. जिस दिन कैश आएगा उस दिन क्या होगा? कैश में ऐड हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा. तो आप जो बोल रहे हो सप्लाई और क्या कहा आपने? सप्लाई और इक्विपमेंट. मैम इक्विपमेंट. इक्विपमेंट तो आपका एनीवेज एसेट है ना, इक्विपमेंट को तो कुछ नहीं होने वाला. यस मैम. राइट. तो यही कल हमने फर्क देखा था ना, करंट एसेट्स और फिक्स एसेट में. तो इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट है, वो तो वैसा ही रहेगा. डेप्रिशिएट करेगा वो अलग बात है, बट वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ होना नहीं है. ये आपका सप्लाई ऊपर नीचे रहेगा ऑन अकाउंट रिसीवेबल.
मैम सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। हाँ, राइट राइट ओके मैम, राइट। ओके मैम। यही तो हमने देखा ना, एसेट्स और लायबिलिटी का पहला डेफिनेशन तो हमने देखा कि लायबिलिटी इज सोर्सेज ऑफ फंड, एसेट इज एप्लीकेशन ऑफ फंड। ओके, यस तो आपने क्या किया है, कहाँ से आया है ये आपके पास पैसा, या किस तरह से आपका एसेट बढ़ा है। अगर एसेट बढ़ा है कि आपने किसी से उधार लिया है, तो दैट आल्सो यू विल हैव टू शो, यू नो, अकाउंट पेबल में दिखाना पड़ेगा। तो जैसे कल हमारी सप्लाईज आई थी, फॉर एग्जांपल 1600 रुपीज की सप्लाई आई थी जिसका हमने पेमेंट नहीं दिया था, तो हमने 1600 रुपीज अकाउंट पेबल में जाएगा और सप्लाईज मेरा 1600 मेरा एसेट में जाएगा। यस मैम, राइट, सो दैट इज हाउ यू विल ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। तो यहाँ पे एक कंपनी का बुक्स है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं। सो आई होप यू गाइस हैव रियलाइज कि बैलेंस शीट आपका ट्रांजैक्शनल अकाउंट नहीं है। बैलेंस शीट बताता है कि आज क्या स्टेटस है, और आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं वो ट्रांजैक्शनल होते हैं, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम जर्नल बोलते हैं या लेजर बोलते हैं, तो उसमें आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। राइट, इसके बाद ये डेटा जो है यहां से पिक होगा बैलेंस शीट बनाने के लिए। अब ये ट्रांजैक्शनल अकाउंट है। राइट, तो यहाँ पे अभी आपको क्या दिखा रहा है ये, कि आपने जो है 47,000 का आपके पास, फॉर एग्जाम्पल 1000 नहीं है, शायद ज्यादा है ना, मिलियन है, 1 2 3 4 5 में, 47 मिलियन का पहले से आपके पास बिल्डिंग है, और आपने 7 मिलियन का फिर से खरीदा। तो ठीक है, अब इसको दो जगह एडजस्ट करना पड़ेगा। यू हैव बॉट बिल्डिंग, सो 47 प्लस 7 वुड बी योर न्यू वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, और आपने ये बिल्डिंग कैसे खरीदा, कैश से खरीदा। सो कैश में आप यहाँ पे -7 कर देंगे। अगर आपने ये बिल्डिंग लोन पे खरीदा होता तो कहाँ दिखाते आप इसको, ये तो कैश में दिखाया है, यू नो, ये तो कैश में लोन पेबल, वो, हाँ, आपका लाइबिलिटी बढ़ जाता, आपका Yes, एसेट बढ़ा, साथ में आपका लाइबिलिटी भी बढ़ गया। यहाँ हमारा एसेट बढ़ा नहीं है, यू नो, क्योंकि वन एसेट हैज कन्वर्टेड टू अनदर एसेट। कैश भी मेरे पास है और बिल्डिंग भी मेरे पास है, तो यहाँ पे सिर्फ एसेट का एडजस्टमेंट हुआ है, इसलिए करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी नहीं बढ़ी है। पर अगर मैंने ये लोन पे खरीदा होता तो यही 7 मिलियन लोन पेबल में ऐड हो जाता। यस यस यस, राइट। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन विच इज हैपनिंग। सो एसेट्स है और ये लायबिलिटी है। एसेट्स, अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया तो प्रॉब्ली इससे क्लियर हो जाएगा। एसेट इज समथिंग ऑफ वैल्यू, समथिंग विच आई हैव बॉट फ्रॉम द मनी आई हैव कलेक्टेड। ठीक है, तो मेरा पैसा कहाँ से आया है, कॉमन स्टॉक से आया है। कॉमन स्टॉक में क्या क्या आएगा, स्टॉक किसको कहते हैं, हाँ बोलिए, व्हाट इज कॉमन स्टॉक? क्या है कॉमन स्टॉक, कौन बोल रहा था? मैम चीजें लेते हैं। हाँ मैम जो कॉर्पोरेटिव मतलब जो इक्विटी होती है मैम, ओनरशिप, वो कॉर्पोरेट मतलब सिमिलर होता है। प्रमोटर्स कैपिटल या शेयर होल्डर्स कैपिटल इक्विटी, ये सब कॉमन स्टॉक में है। तो मेरा पैसा कहाँ से आया है, 48 मिलियन मेरा कॉमन स्टॉक है, मतलब मेरे को शेयर होल्डर्स ने पैसा दिया है। ये मेरा रिटेन्ड अर्निंग है। रिटेन्ड अर्निंग क्या है, पिछले साल का प्रॉफिट है जो मैंने खर्च नहीं किया है, तो ये मेरे पास ये पैसा था। तो लायबिलिटीज इज माय सोर्सेज ऑफ फंड। ठीक है, और 72 मिलियन मैंने लोन लिया है, और 82 मिलियन मेरे पास सामान आया है फ्रॉम वेरियस वेंडर्स, और मेरे पास अभी भी 11 लाख जो है वो मुझे पे करना है। ठीक है, तो ये मेरी सारी लायबिलिटी है। अब इतना पैसा है मेरे पास, ये पैसा है कहाँ, जो ये पैसा है 368 मिलियन, उसमें से मेरे पास 173 की इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री कौन से टाइप का एसेट होगा, करंट एसेट होगा या फिक्स एसेट होगा? फिक्स्ड एसेट। I'm sorry?
फिक्स्ड एसेट होगा मैम। मैम Inventory- करंट एसेट। हाँ, मैम फिक्स इन्वेंट्री करंट एसेट है मैम क्योंकि करंट होगा इन्वेंट्री क्योंकि आपकी फिक्स चेंज हो होती सकता रहेगी ना। हाँ, किसने बोला था फिक्स्ड है? क्यों आपको लगा ये फिक्स्ड है? इन्वेंट्री फिक्स्ड नहीं होगी ना। इन्वेंट्री क्या है? जो मूवमेंट में है वही इन्वेंट्री है ना आपका। सो इन्वेंट्री इज माय करंट एसेट बिकॉज ये कुछ दिन में कैश में चेंज हो जाएगा। सो कल जो मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, शर्ट मेकिंग कंपनी, तो मेरी इन्वेंट्री क्या है? मेरी इन्वेंट्री है कपड़ा, शर्ट्स, जो सिलाई में शर्ट्स है वो मेरी सारी इन्वेंट्री है। वो अगर मैं ऐसे ही रखूंगी तो माय बिजनेस विल नॉट वर्क, नो, आई हैव टू sell these. So inventory will get converted into cash very soon. So inventory is my cash assets. Account receivable, ये current asset होगा या fixed asset होगा? मैम करंट एसेट। मैम करंट एसेट होगा। Current asset होगा। account receivable का क्या मतलब है? मैं Basically आप रिसीव देखो, कर रहा था ना, मैं करेंटली मैम वो अकाउंट रिसीव हुआ ना करेक्ट अमाउंट। करेक्ट। अकाउंट रिसीवेबल मतलब मेरे वेंडर, जो मेरे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको मैंने शर्ट दे रखी है पर अभी तक उन्होंने पैसा नहीं दिया है। सो आई विल नॉट let it linger on. I'll ask them to pay it within 15 days or within 1 week. So this is also my current asset. कैश भी करंट एसेट बोल सकते हो, पर कैश को हम लिक्विड एसेट बोलते हैं क्योंकि ये मेरे बैंक अकाउंट में ना, तो ये लिक्विड है, आई कैन विड्रॉ इट एनी टाइम। अब इक्विपमेंट और बिल्डिंग मेरा फिक्स एसेट्स है क्योंकि इफ आई हैव टू सेल देम इट विल टेक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू कैश। और मेरा इक्विपमेंट और बिल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए है। आई विल नॉट सेल टिल द टाइम मेरी कंपनी में वो काम, मतलब जब तक ये काम दे रही है तब तक आई विल नॉट सेल इट। So building and equipments are my fixed assets, cash is my liquid assets, account receivables and inventory are my current asset. Now आइए liability पे। इन करंट एसेट्स वही होते हैं ना जो मतलब बहुत शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड वो जो अभी आप बताए कि मैम फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जो Correct. टाइम लगता है लिक्विडिटी में होने में। यस यस यस। तो वही बिल्डिंग और इक्विपमेंट आपका फिक्स एसेट हो गया, अकाउंट रिसीवेबल इन्वेंट्री आपका करंट एसेट हो गया और कैश आपका लिक्विड एसेट हो गया, राइट। अब इक्विटी इस पे आते हैं, लायबिलिटीज पे। नाउ वेजेस पेबल, कितना टाइम होगा पे करने के लिए? कब पे करना पड़ेगा? वेजेस मतलब जो सैलरी पे करना है वो कब पे करना पड़ेगा? हम डेली बेसिस पे अभी करना पड़ेगा ना, इवन इफ यू आर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, Yes, ma'am. आपको नेक्स्ट मंथ तक पे करना पड़ेगा, तो ये Yes, करंट ma'am. पेबल है। अकाउंट्स पेबल आपके वेंडर्स हैं जिन्होंने आपको सो फॉर एग्जांपल कपड़ा प्रोवाइड किया है या धागा प्रोवाइड किया है, तो वो आपका अकाउंट पेबल है। ऑल्सो दे आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लोन्स पेबल, दिस कैन बी लॉन्ग टर्म, है ना, अगर मैंने बैंक से लिया है तो ये कैन बी लॉन्ग टर्म। रिटेन अर्निंग लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है? मैम रिटेन्ड अर्निंग मैम शॉर्ट टर्म होगी ना, क्योंकि उस टाइम हम लोग का अर्न हो रहा है ना, हम जितना कर रहे हैं उसका प्रॉफिट हो रहा है। और इसको आपको देना कब होगा? When will you have to pay it? हमारी अर्निंग होगी तभी तो हम उसे पे करेंगे ना। हाँ, तो कब पे करना है? शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? मैम लॉन्ग टर्म है लॉन्ग टर्म है। रिटेन मैम अर्निंग लॉन्ग टर्म है कि पहले हमारे पास चीज होगी, वो हम उसको सेल करेंगे, फिर वो हमको पे करेगा, फिर हम उसको अर्न करेंगे, फिर हम उसको पे करेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं है ये Yes, आप जो ma'am. है ये आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, ये इस साल का नहीं है, ये पिछले साल का है, उससे पहले साल का है। मैम समझ नहीं पा रहे मैम, कंफ्यूजिंग हो गया ये रिटेन्ड अर्निंग वाला। रिटेन अर्निंग क्या है पहले बताओ। अच्छा, अर्निंग का मतलब क्या हुआ? अर्निंग वो है जो हम लोग काम कर, जो प्रॉफिट कमाते, जो हम लोग अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। प्रॉफिट। It is not your accounts payable or account receivable. Yes, It ma'am. is your profit. अर्निंग, यस मैम। Okay, it is your profit. तो ये प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर्स का पैसा होता है ना। अगर आप बिजनेस में देखोगे तो प्रॉफिट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स को मिलेगा। यस मैम। कंपनी सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं देती है क्योंकि उनको एक्सपेंशन के लिए भी चाहिए होता है, उनके खुद के खर्चे होते हैं, तो सारा प्रॉफिट वो देते नहीं है शेयर होल्डर्स को, और वो रिटेन्ड अर्निंग में रहता है। Okay, ma'am. So retained earning remains with the business for a long time.
So it's a long term liability. वो जितना अर्न करके जो शेयर होल्डर्स उनको दे के उसके बाद जो उनके पास बचता है वो रिटेन्ड अर्निंग होता है। Correct, correct, correct. ओके मैम। Right? Okay. उसके अलावा कॉमन स्टॉक क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म? कॉमन स्टॉक तो मूवेबल होता है ना, तो मैम लॉन्ग टर्म सॉरी शॉर्ट टर्म होगा। Oh God. होगा। नहीं, कॉमन स्टॉक क्या है? मैम शेयर होल्डर्स फंड। यस, हम इन्वेंट्री स्टॉक की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस स्टॉक की बात नहीं अच्छा, कर रहे हैं। ये कॉमन स्टॉक है हमारा इक्विटी। मैम ये वाला बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है मैम, नहीं समझ पा रहे पूरा। ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन। फिर से लायबिलिटी और एसेट को समझते हैं। यस मैम। लायबिलिटी क्या है? हमारा पैसा कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम। यस मैम। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड। तो ये स्टॉक वो स्टॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्टॉक के लिए तो हमें पैसा देना है ना। जो हम रॉ मटेरियल या स्टॉक्स बोलते हैं, ये वो स्टॉक नहीं है। लायबिलिटी में वो स्टॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है वो तो हमारा एसेट हुआ ना, वो हमारी लायबिलिटी थोड़ी ना हुआ। यस मैम। Right? So common stock is the money various people have invested in your business. So common stock का मतलब है जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो यहाँ पे लिखा है आपने। आप बताइए ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? मैम लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मैम जब हम लोग को प्रॉफिट होगा मैम तभी तो हम लोग उनको देंगे। करेक्ट 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 करेक्ट, राइट। अभी भी कंफ्यूजन है कुछ? नो मैम अब समझ में आ गया। आ गया समझ में? ठीक है। यस मैम। मैम जो कॉमन स्टॉक होता है वो शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, मतलब। करेक्ट करेक्ट, क्या ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? सो XYZ बाइज अ बिल्डिंग फॉर 7 लाख, पेज इन कैश। तो ये एसेट में एडजस्ट हो गया, कैश से निकला और बिल्डिंग में ऐड हो गया। नो, अब यहाँ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? पार्ट बाइज फॉर असेंबली एट द कॉस्ट ऑफ 27 million, सेल ऑन क्रेडिट, एक्चुअल पेमेंट विल टेक प्लेस एट अ लेटर डेट। तो क्या है कि आपने जो है 27 लाख का सामान खरीदा, पर वो 27 लाख अभी पे नहीं किया है, राइट? तो इसलिए वो अकाउंट्स पेबल में आ जाएगा, प्लस ये आपका इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। कि इन्वेंट्री तो आपका एसेट है, आपने कुछ सामान खरीदा है तो वो आपके इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा, पर आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, इसलिए अकाउंट्स पेबल में भी वो ऐड हो जाएगा, राइट? ये समझ में आया आपको? यस मैम। Yeah. So buys part for assembly at the cost of 27 million. Sale on credit मतलब क्रेडिट मतलब उधार, क्रेडिट में खरीदा है तो ऑब्वियसली अमाउंट अकाउंट पेबल में जाएगा और आपका इन्वेंट्री उससे ऐड हो जाएगा। मैम क्रेडिट मतलब उधार किसमें? क्रेडिट तो वो होता है ना जिसको हम लोग ने पैसे दिए हैं। हाँ, तो पैसे क्यों देंगे आप? ताकि वो मैम अपना बिजनेस जो है उसको एक्सपैंड कर सके, ताकि हाँ, वो दे सके मैम, ताकि हमारा प्रॉफिट भी हो सके। हाँ, तो हमारा प्रॉफिट कब होगा? क्रेडिट ली। तो जब जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उसको हम क्रेडिट नहीं कहते हैं, जिनसे हमने उधार लिया होता है उनको हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो आप खुद ही बोल रहे हो ना, आपने किसी को पैसा दिया क्योंकि आपको ज्यादा पैसा मिले, तो आपने Yes, उधार ma'am. दिया है ना उनको, यस मैम। तो आप क्रेडिटर हो गए, वो डेटर हो गया, ओके मैम। राइट? मैम क्योंकि हम देने वाले हैं और वो लेने वाला है। राइट, करेक्ट। Okay. Then XY raises 15 million as fresh equity, तो इक्विटी में ऐड हो गया और वो कैश आया आपके पास तो कैश में एसेट में ऐड हो गया। अब इसमें क्या हुआ? बिल्डिंग बेच दी है। मैम मुझे बस 1 मिनट इन्वेंट्री बता दीजिए, फिर से मैं दिमाग से निकल गया कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री इज योर रॉ मटेरियल। ओके मैम, ओके। तो जैसे आप किसी रिटेल शोरूम में जाते हो तो Yes, वहां पे जो भी सामान है वो इन्वेंट्री है। मैम जैसे शर्ट हो गया, बटन हो गया, धागा हो गया, ये सारी हाँ चीजें। हाँ, ये सब इन्वेंट्री है आपकी। ओके मैम। क्या अब XYZ sells all
of one of the buildings for 11 lakhs, 11 millions and books of profit, book value was 7 million. तो 7 million की बिल्डिंग बेची पर प्रॉफिट हुआ 11 मिलियन. तो 11 मिलियन कैश आया तो कैश में ऐड कर दिया और 7 मिलियन यहाँ पे आया. अब इनके बीच में 4 मिलियन का फर्क है, तो 4 मिलियन कहाँ जाएगा? रिटेन अर्निंग में. अब ये समझ में आया जिसको कंफ्यूजन हो रहा था रिटेन अर्निंग में? ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है और शेयर होल्डर का प्रॉफिट है, राइट? तो ये यहां से इट विल कम इन रिटेन अर्निंग. ओके, सो अगर पूरा ट्रांजैक्शन फिर से बैलेंस हो गया, बिल्डिंग का बुक वैल्यू था 7 मिलियन, so you will minus 7 millions from the value of the book of the building. Then you have received 11 million as cash, which will add it to your cash asset, and the difference between the two is your profit. So you probably bought it for 7 million and sold it for 11, so that will go to the retained earning में add हो जाएगा. मैम तो इस हिसाब से तो बैलेंस शीट में ना बहुत ही आसान है, मतलब सही, मतलब जितने भी रिसीव और पे करना वही सारी सब चीजें एसेट्स और लायबिलिटीज में है. करेक्ट. एक्चुअली देखो तो इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन. यस मैम, यस मैम, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कि और एकदम लॉजिकल है ना. जो पैसा आया है वो मुझे एडजस्ट करना है कहीं ना कहीं. इफ आई एम नॉट एबल टू डू इट देन देयर इज अ प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम इसलिए आता है कि पता नहीं होता कि एडजस्ट कहाँ करे पैसा. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इसको 11 मिलियन से माइनस कर दोगे तो फिर आप लायबिलिटी में कहाँ रखोगे ना. सो यही गलतियां होती हैं. तो एक्चुअली बैलेंस शीट बनाना इज एक्चुअली ओनली मैथमेटिकल. ठीक है. अब वेजेस पे किए हैं तो आपका ये कम हो जाएगा, वेजेस कम हो जाएंगे. 11 मिलियन की लायबिलिटी थी, सो पेड 8 मिलियन, सो योर वेजेस, योर लायबिलिटी बिकम 3 मिलियन नाउ. And how you paid? You have used the cash for it. So your cash will also reduce and your wages will also reduce. ठीक है. अब अकाउंट रिसीवेबल में आपको आपने कुछ और सेल किया. So XY sells goods value of 15 million. These goods cost 9 million to the manufacturer. So inventory से 9 लाख कम हो गया, 15 million आपको कैश मिल गया. इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 6, राइट? तो 6 मेरा रिटेल अर्निंग हो गया, ये मेरा प्रॉफिट हो गया ना. दिस इज माय कॉस्ट प्राइस, this is my selling price, this is my cost price, difference between the two is my profit. Profit is equal to SP minus CP. Yes ma'am, समझ गए. We go to the retain earning. एंड इसके बाद ये हमारा ट्रांजैक्शनल अकाउंट है, ये हमारा हमेशा बनता रहेगा. सो जो भी कोई ट्रांजैक्शन होगा उसका हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ओके. और उसको जब हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करेंगे, वी विल प्रेजेंट इट एज ऑन दैट डे. So if you look at, we started with a balance sheet size of some 395. We started with a balance sheet of 395 and we have ended on a balance sheet of 400 and something, no, 412 or rather 400 and yeah. So that is our balance sheet. So balance sheet में हम कोई transactions नहीं दिखाते हैं. Balance sheet में we present our asset and liabilities as on that particular day. तो बिल्डिंग में हमने देखा था कि 7 लाख का खरीदा था, फिर 7 लाख का बेचा था, तो बिल्डिंग में कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट हमारा कैश चेंज हो गया है, हमारा इन्वेंट्री चेंज हो गया है, इसलिए बैलेंस शीट साइज भी चेंज हो गया. So balance sheet tells you the position, the financial position of the company on a given date. Profit and loss will tell you about revenue and expenses. तो अच्छा, ये वाला ये नरेंद्र की बैलेंस शीट है. ओके. सो ये नरेंद्र का, इफ यू रिमेम्बर,
नरेंद्र के सब ट्रांजैक्शंस हुए थे, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये जो हमने कल, वी विल जस्ट गो बैक टू नरेंद्र's बैलेंस शीट। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस है जो हो रहा है, वो उसी से हम फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। मैम मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि बैलेंस शीट जो होती है वो दो टाइप्स की होती है, एक बैंक में बनती है और एक बिजनेस में बनती है। हाँ मतलब हम लोग हाँ, क्लास लेजर अकाउंट बनाते थे मैम, वो किस में बनती है? क्या चीज? मैम जो हम लोग लेजर अकाउंट बनाते थे क्लास 12 लेजर में। सब में बनेगा ना, लेजर तो सब में बनेगा। लेजर किस लिए होता है? लेजर ट्रांजैक्शन नोट करने के लिए होता है ना। बैलेंस शीट तो एज ऑन डेट है, राइट? सो फॉर एग्जांपल आप अपना रिजल्ट लो, ठीक है? रिजल्ट आपको रोज थोड़ा ना मिलता है। यस मैम। आपके टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट Yes, होते ma'am. रहते हैं, वो ट्रांजैक्शंस हो गए। और एंड में क्या होगा, सारे टेस्ट का जो भी स्कोर्स है वो ऐड करके आपको रिजल्ट कार्ड में लिख के दे दिया जाएगा। तो बिजनेस का भी ऐसा है, दोनों चीजें बंद। हाँ मैम, उससे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। करेक्ट। हाँ, तो लेजर जो आप बोल रहे हो ना, लेजर इज फॉर नोटिंग डाउन द ट्रांजैक्शंस। लेजर हर बिजनेस में लेजर भी बनेगा, जर्नल भी बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा, बैलेंस शीट भी बनेगा। ये तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है ना। पहले तो आप सब सारे ट्रांजैक्शन, आपकी बैलेंस शीट तभी तो सही बनेगी जब आप सारे ट्रांजैक्शन लिखोगे, राइट? तो मुझे याद आ गया कि हम ट्रायल हाँ, क्या याद आ गया? सब बनाते थे। हाँ, तो ये सब बैंक के लिए भी बनता है। बैंक में सारे अकाउंट्स बनाते थे। करेक्ट। तो ये बैंक में भी बनता है। बैंक में सिर्फ इतना है कि आप सब चीज ऑटोमेटेड है, तो आपको जाके फिजिकल लेजर में जाके पोस्टिंग नहीं करनी पड़ती है। आप जब सॉफ्टवेयर में एंटर करते हो तो वो अपने हिसाब से लेजर चुन लेता है। तो कल मैं यही आप लोग को बता रही थी कि इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट अकाउंटिंग, दैट इज ओके, बिकॉज इन द बैंक यू विल जस्ट पोस्ट द ट्रांजैक्शन इन द सिस्टम, और उस हिसाब से सिस्टम जाके वो करस्पॉन्डिंग लेजर में वो पोस्ट कर देगा। तो वो आपको करने की जरूरत नहीं है। तो टू आंसर योर क्वेश्चन कि लेजर का किस में बनाते हैं, लेजर दोनों में बनेगा, जर्नल दोनों में बनेगा, लेजर दोनों में बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी बनेगा और फिर बैलेंस शीट भी बनेगा। अकाउंट्स वैसे ही मेंटेन होंगे। ओनली थिंग, बैंक हैज वेरी फ्यू आइटम्स इन देयर अकाउंट। जो कल मैंने आपको बैलेंस शीट दिखाई थी, तो यू वुड हैव सीन दे हैव वेरी लेस आइटम्स इन देयर बैलेंस शीट, क्योंकि बेसिकली बैंकिंग इज अ बिजनेस ऑफ डिपॉजिटिंग एंड लेंडिंग, वही मेन कंपोनेंट होता है उनके बैलेंस शीट में। Okay, so accounting process is the same. जैसे हम किसी बिजनेस के लिए पहले जर्नल लिखेंगे, फिर लेजर में पोस्ट करेंगे, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे, बैंक में भी सेम होता है। और क्योंकि बैंक के इतने ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं और सब चीज ऑटोमेटेड है, तो ये ज्यादातर चीजें यूजिंग कंप्यूटर्स ही बनती हैं, बट प्रोसेस इज द सेम। प्रोसेस में कोई फर्क नहीं है। अकाउंटिंग नॉर्म्स अलग हो सकते हैं बैंक के लिए, they have to disclose certain things or they have to give additional information, that is a different thing, but accounting of income and expense, accounting of assets and liabilities is the same for a business and for a bank. मैम एक क्वेश्चन था। हाँ मैम, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक क्या होते हैं? जो जैसे आपने इन्वेंट्री में बताया कि जो हमारा वो इन्वेंट्री है ना। सो स्टॉक दो टाइप का होता है, एक तो आपका हो गया शेयर होल्डर स्टॉक या कॉमन स्टॉक, वो आपका शेयर होल्डिंग है। और आपने क्या पूछा, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वो चेंज इन इन्वेंट्री है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही वाला देखो जो हम लोग देख रहे थे अभी, सो हमारी ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जाम्पल इन दिस बिजनेस इज 173। जो हमारी इन्वेंट्री है ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है? और उसमें भी जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, व्हेन यू क्लोज द फाइनेंशियल ईयर, योर क्लोजिंग स्टॉक इज 191। तो वो ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है।
फाइनेंशियल आपने ईयर में कितना, रॉ I'm sorry? मटेरियल के साथ जो फाइनेंशियल ईयर में जो रॉ मटेरियल के साथ मतलब बिजनेस स्टार्ट होता है वो Correct. मतलब वो ओपनिंग हाँ स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक है, करेक्ट। और जो बैलेंस शीट बंद होने पर मतलब क्लोज होने पर जो जितना हाँ रॉ मटेरियल हाँ बचेगा हाँ, वो क्लोजिंग स्टॉक। यस करेक्ट करेक्ट। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, फिर आपके वो क्लोजिंग स्टॉक हो। ओके। तो ये हमारा कैश फ्लो है रविंद्रन वाले बिजनेस का, ये हमारा कैश फ्लो है। तो कहाँ से कैश आया, कहाँ पे कैश पे किया, कोई डिविडेंड तो पे नहीं किया था, टैक्स कोई नहीं पे किया था। तो ये कल मैंने आपको एक बैलेंस शीट दिखाया था एक्सिस बैंक का। तो अगर ये भी आप देखोगे तो यर ऑल्सो यू विल सी द मेन component of a bank balance sheet are the deposits and advances. आपके fixed assets are very less compared to the advances. राइट। तो इसमें मैं एक्चुअली कल मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया था, इसमें मुझे और कुछ समझाने की शायद जरूरत नहीं है। तो कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। तो पैसा बैंक के पास ज्यादा देखो तो डिपॉजिट से ही आएगा। इसमें भी आप देखो 5 लाख आई डोंट नो has come from deposit. So it is तो सेम है एक्सिस बैंक का भी जो हमने कल देखा था, उसमें भी ऐसे ही कुछ था ना, 5 लाख करोड़ और समथिंग लाइक दैट। तो सेम है, डिपॉजिट आपका बैंक के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी डिपॉजिट्स है। ऑल्सो इट विल हैव सम कैपिटल, तो कैपिटल है, और स्टॉक ऑप्शंस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, ये सारा उनका सोर्सेस ऑफ मनी है। बोरोइंग फ्रॉम अदर बैंक्स एंड RBI, other liabilities and provisioning. And how does the bank spend that money? What does the bank do with the money? The bank necessarily has to keep some money with the Reserve Bank of India. So cash and balances with Reserve Bank. Then it can also lend to various other banks. So balances with banks and money at call and short notice. तो ये हमने देखा था, call and short notice are interbank borrowing for short term. फिर bank would invest also some money, so investments. And advances are the loans which the bank gives. And the bank would have some fixed assets, जो उनका फर्नीचर होगा या ब्रांचेस खुद की होंगी, वो उनके फिक्स एसेट्स है, मशीनरीज है, so that are very less compared to the advances. And then the bank might have some contingent liabilities, which it might have to pay in future in eventualities. And just give me a moment. Just give me a moment. किसी को एक Zubair is unable to join. Just let me check. Just give me a moment.
Okay. ठीक है, सो ये बैंक की बैलेंस शीट है और बैंक की इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट। तो आपके हिसाब से बैंक का मेजर पोर्शन ऑफ इनकम कहाँ से आएगा? मैम इंटरेस्ट से। इंटरेस्ट से। और मेजर एक्सपेंस भी इंटरेस्ट ही होगा। और क्या क्या तरीके हैं फॉर बैंक टू जनरेट रेवेन्यू? तो एक तो इंटरेस्ट इनकम हो गई, और किस तरह से बैंक का रेवेन्यू आ सकता सर्विस है? चार्ज। सर्विस चार्जेस, कमीशन, ये सब बैंक का एक्सपेंडिचर है, वो इनकम है। और एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट और द सिग्निफिकेंट expenditure for the bank. So if you look at इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी ऑपरेटिंग, हाँ, इन्वेस्टमेंट से जो भी रिटर्न आ रहा है, करेक्ट, वो भी हो सकता है। तो इनकम, इंटरेस्ट अर्न एंड अदर इनकम, एंड एनीवेज योर प्रॉफिट इज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड प्रॉफिट बॉट फॉरवर्ड। तो अब ये कहाँ चला जाएगा? ये जो इनको टोटल प्रॉफिट हुआ, ये कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एनी आइडिया ये कहाँ जाएगा? हाँ, रिटेन्ड अर्निंग्स। करेक्ट, रिटेन अर्निंग में जाएगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। सो बैंक का जो इनकम और एक्सपेंडिचर भी ज्यादातर मेन कंपोनेंट ऑफ बैंक्स इनकम इज इंटरेस्ट अर्न एंड एक्सपेंडिचर अगेन इज इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। ऑल्सो द बैंक वुड हैव ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मतलब जो ब्रांचेस वो मेंटेन करते हैं, that would be the expenses. Also they have to provide for NPS, तो वो भी उनका एक्सपेंडिचर हो सकता है। और इसकी वजह से कई बार द बैंक हैव टू रिपोर्ट अ लॉस। अगर यहाँ पे प्रोविजंस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियसली टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, एंड therefore the bank might end up in a loss. So again let me try to show you the a live just give me a moment, लाइव दिस इन प्रॉफिट एंड लॉस। कल हमने एक्सिस बैंक का देखा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस भी एक्सिस बैंक का देखते हैं। Okay, so this is the can you see this balance sheet, profit and loss of Axis Bank? So this is a little more comprehensive. So if you look at income of the bank, mostly comes from interest earned. The other income comes in form of commission and the service charge which the bank charges. And the major expense of the bank is the interest which it has to pay. Then selling costs, selling and administration expenses, then depreciation on fixed assets, operating expenses, provision and contingencies will be the expenditure of the bank. तो इसमें कोई रॉ मटेरियल, स्टॉक वगैरह कुछ नहीं है।
So that is what it is. मैम ये 31st ऑफ मार्च को बनती है ना? 31st ऑफ मार्च को नहीं, हाँ वो तो बनती है, प्लस बैंक की बैलेंस शीट हर क्वार्टर की आती है, हर क्वार्टर पे बैंक पब्लिशेस। So that is what is the income and expenditure of a bank. So जैसे हमने देखा, all manufacturing concerns or other business would have a lot of fixed assets which the bank does not have. बैंक के ज्यादातर assets in form of loan या advances ही होते हैं, right? और दूसरे उसमें दूसरे businesses में आपका जो लोन होगा, जो बैंक का लोन होगा, वो आपकी liability होगा। बैंक के इसमें आप जो लोन दे रहे हैं वो asset होगा। Okay, so most important asset of for non-bank is fixed asset, manufacturing facility, and inventory of raw material, finished goods in case of manufacturing entities. But in case of banks, most important asset is the advances given to borrowing clients. So जो भी loan देता है वो आपने देखा कि those are the biggest part of the bank's balance sheet. A bank की biggest liability is the deposit taken from depositor. Business के केस में trade receivable is another portion of the assets. So दो type के asset हमने जो देखे, receivables, inventory और fixed assets, वो एक manufacturing company के लिए होंगे. Whereas for the bank, it would be the loan given to various depositors. Liabilities would be all the payment which they have to make. So इसमें bills payable हो जाएगा और borrowing हो जाएगा. Bigger और bank के case में biggest liability will be the deposit taken from the depositor. So biggest liability is deposit taken from the depositor. For normal business, biggest part of the trade payable and borrowing. Also, bank as an entity has more regulations, and the Reserve Bank of India expects the bank to have a capital linked to the advances it gives. So for example, the bank has given 100 rupees as loan, right? अभी 100 rupees बैंक का तो है नहीं, बैंक ने क्या किया, बोरो किया है और दे दिया है. However, Reserve Bank of India says if the bank is giving 100 rupees as loan, it needs to have at least 9 rupees of its own. तो जो कैपिटल है, जो कैपिटल को और क्या बोल सकते हैं? कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं? फंड तो ठीक है, पर बिजनेस के टर्म्स में हम कैपिटल को क्या बोलते हैं? या बैलेंस शीट में हम कैपिटल को क्या बोलेंगे? कैश. मनी रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर्स. अब आपका इन्वेस्टर शेयर होल्डर भी हो सकता है और डिबेंचर होल्डर भी हो सकता है. तो कैपिटल इज द मनी व्हिच यू हैव गॉट फ्रॉम इन्वेस्टर्स, राइट? सो रेस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट could impact ability to do future business. So RBI has linked the amount of loan a bank can give to the amount of capital it has. So that is a restriction on a bank. That restriction is not there on other businesses. Also, provisioning is for the NPS. Provisioning as required under regulatory mandate is a key item appearing in the balance sheet. तो प्रोविजनिंग इसलिए है कि आपका बैंक का जो है, आपने देखा कि मैक्सिमम एसेट एडवांसेस में है. अब इसमें से कुछ हो सकता है कि रिटर्न भी ना हो, वापस नहीं आए. इन दैट केस व्हाट विल द बैंक डू? बैंक विल हैव टू पे इट फ्रॉम इट्स ओन पॉकेट. तो उसके लिए प्रोविजनिंग करना पड़ता है. सो प्रोविजनिंग एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेटरी मैंडेट इज अ की आइटम अपीयरिंग इन बैलेंस शीट. Or in comparison to that, ability to engage in primary business is not linked to the level or capital or other ratio. तो क्योंकि बैंक एक फाइनेंशियल बिजनेस है, इसीलिए the amount of capital they have is linked to the amount of business they can do. इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे. इसको एक you can probably write it down and get familiar with the word. इसको हम लोग कहते हैं capital adequacy. Okay, adequacy, all of you understand adequacy मतलब कि enough. So RBI decides capital adequacy for a bank, और capital adequacy के ऊपर ही बैंक
जो है अपना बिजनेस करता है. सो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने एकदम सिंपलेस्ट टर्म में बताया कि अगर बैंक के पास 9 रुपए का कैपिटल है तो वो 100 रुपए का बिजनेस कर सकता है. अगर उसको 110 रुपए का बिजनेस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? व्हाट विल इट हैव टू डू? कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा. कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा. करेक्ट. सो दैट इज हाउ द कैपिटल ऑफ द बैंक इज लिंक्ड टू द अमाउंट ऑफ बिजनेस दे कैन डू. So the banks have restriction related to minimum capital requirement could impact ability to future business. तो अगर बैंक अपना कैपिटल 9 रुपए से नहीं बढ़ा पाया तो ऑब्वियसली वो अपना लोन भी 100 रुपए से ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा. So we have also seen the income and expenditure for a bank and a non-bank. So biggest share of the revenue of the bank comes from interest earned from loan and advances. And similarly, it's the biggest part of the loan goes from interest paid to the depositor. Whereas for a non-bank, biggest share of revenue will come from the trading income from sales of goods and services. So हमने कल देखा था there can be different transactions. They can be operating transactions and financial transactions. Yeah, but yeah, trading transactions. So basically non-banks में trading transactions से ज्यादा पैसा आता है. बैंक में revenue comes from interest earned from loan and advances, and expenses is on account of interest paid on deposit. किसी non-bank का primary expenses are way of purchase of raw material and trading goods. For a bank, yeah, this we've seen. बैंक में क्योंकि फिक्स एसेट्स बहुत कम है तो डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट इज आल्सो less compared to a manufacturing business. So very low level of depreciation compared to manufacturing business of comparable size. Also, banks have very high regulatory mandate on disclosure that need to be done for doubtful accounts and non-performing assets impacting profitability. So assets हमने देखा, assets are something which you expect to make money for you. Any asset which is not doing that for you is a non-performing asset. You know, asset को आप क्या समझते हैं? Asset क्या है? For example, एक कंपनी के लिए asset एक मशीन है. अगर वो मशीन काम करना बंद कर देगी, it is non-performing asset. बैंक के लिए asset क्या है? लोन. बैंक के लिए asset लोन है. तो अगर लोन पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आना बंद हो जाएगा तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, राइट? सो पर because RBI has very strict guidelines for the bank on this, so banks have to do a lot of disclosure for doubtful accounts and non-performing accounts. So to summarize the difference of accounting for banks and non-banks, banks major assets are the loans which they give, and major liability are the deposits which they accept, which can be different from manufacturing sector. So accounting standards are different for banks and non-banks, especially manufacturing and service sector. Regulatory mandate often prescribes and influence how bank recognize income, account for expenses, and how they provide for doubtful loan and asset. तो हमने देखा है ना कि रेगुलेटर्स का काम होता है कि to ensure there is the interest of the depositor is taken care. So RBI has stringent guidelines for banks. तो अगर आप देखो कि अभी कुछ टाइम में NBFCs बहुत बढ़ गई हैं, या NBFCs there are a lot of NBFCs working. The reason is कि NBFCs के थोड़े guidelines बैंक से आसान होते हैं. You know, bank to run a bank is not easy because RBI has a very stringent guidelines for bank working.
The profitability of a bank is often dependent on these regulatory mandates, and hence these need to be understood quite well. For banks, primary source of income is interest earned from loans and advances, and major expenses is toward interest paid to depositors and lenders from whom they raise funds for lending. This is simple. We have understood this. Compared to manufacturing entities of similar size, banks are asset light. So we've seen the major asset for the bank is loan. And hence depreciation expense is not a major item, but loans है इसलिए NPS can be a expense. As against the same, manufacturing or service entities raise most of their revenue from trading of goods or as fee income providing services. Primary expenses is toward cost of raw material for manufacturing or tradable good, which the expenses business sell. Whereas a major expense for the bank is paying out the interest on the deposit which it has accepted. Bank needs to provide for doubtful loans and non-performing assets by adjusting the same against net profit for the year, and could hence have a negative net profit even when they have made an operating profit. So banks have to make provisions for non-performing assets or loans which are not coming back, and definitely the bank has to do it from the profit. So if you want to know more about it, yes. मैम नेगेटिव नेट प्रॉफिट मैम ये क्या है? नेगेटिव नेट प्रॉफिट मतलब कि लॉस हो गया आपको, मतलब ऑपरेटिंग तो प्रॉफिट आपका ठीक है, बट क्योंकि आपने एनपीए की प्रोविजनिंग कर दी. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. यस मैम. बैंक को जो है 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 1920 में बैंक को 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ माइनसिंग एंड एवरीथिंग. पर अब उसके जो एनपीए की प्रोविजनिंग करनी थी, मतलब एनपीए के लिए अलग से उसको पैसा रखना था, वो उसको 12,000 रखना था. फॉर एग्जाम्पल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10,000 को है, प्रोविजनिंग उसको 12,000 की रखनी है, तो इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? मतलब 12,000. हाँ, तो एक्चुअल उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है, जो उसके उस साल के एक्सपेंसेस थे और उस साल का रेवेन्यू था, उससे उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है. पर क्योंकि पहले का कोई एनपीए नहीं आया है, पहले का कोई प्रोविजनिंग करनी है. प्रोविजनिंग इज बेसिकली कीपिंग सम मनी असाइड टू मैनेज द एनपीएस. अब देखो बैंक का क्या है, बैंक ने इधर से पैसा लिया और दूसरे को दे दिया. अगर जहां दिया है, जहां से लोन है, वो अगर वापस नहीं आ रहा बैंक के पास, बैंक को तो वो पैसा देना पड़ेगा ना कहीं से. यस मैम. तो उसके लिए बैंक को प्रोविजनिंग करते कि ये पैसा नहीं आएगा तो हम पैसा कहां से देंगे, वो पैसा अपने प्रॉफिट से देना पड़ेगा. यस मैम. तो अगर उस साल की प्रोविजनिंग जो है 10,000 से ज्यादा है, तो बैंक का एक्चुअल लॉस रिपोर्ट करना पड़ेगा ना. 10,000 मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, पर मुझे 12,000 की प्रोविजनिंग करनी थी, तो मेरा एक्चुअली इन इफेक्ट 2 लाख का लॉस हुआ. दैट इज व्हाट इट इज. मैम मतलब यहाँ पे कोई रियल लॉस नहीं होगा, बट एक प्रोविजन हम ले रहे हैं उस अकॉर्डिंग लॉस. रियल लॉस तो होगा ही ना, लॉस तो होगा ही, लॉस तो है ही. प्रोविजनिंग भी तो रियल है. प्रोविजनिंग ऐसा थोड़ा ना कि आप बैलेंस शीट में दिखा दोगे, आपको रखना भी तो पड़ेगा उसको असाइड. यस मैम. राइट. ओके मैम. या तो ये आप जो है पीएनबी आई थिंक 16-17 अगर आप बैलेंस शीट देखोगे, तो बिकॉज ऑफ नीरव मोदी, after many years Bank of Punjab National Bank had reported loss because they had to provision the bad loans of Nirav Modi. तो अगर बैंक के बैड लोन्स बढ़ जाते हैं तो बैंक को रिपोर्ट अ नेगेटिव नेट प्रॉफिट. और नॉन बैंक के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इफ यू सी द अमाउंट पेबल is very less compared to their balance sheet size. So for non-bank, this is not such a serious item as this is for the banks. The level of A मैंने आपको बताया capital adequacy. So capital adequacy would mean having enough capital to do the banking business, है ना. तो अगर आपको banking business करना है तो आपकी minimum capital as of now RBI says 9%,
तो मतलब अगर आपको 100 रुपए लेंड करना है तो कम से कम आपकी कैपिटल 9 रुपए होनी चाहिए. सो योर बिजनेस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द कैपिटल यू हैव. So level of capital or net worth is also extremely important for banks, since this is connected to the ability of the banks to lend and thereby earn revenue. Non-banks do not have issue or can engage in core business without consideration of capital level. तो businesses के लिए कोई ऐसा requirement नहीं होता है. They can have their capital as per their own requirement or as per their need, but banks necessarily have to have capital linked to their business as per the RBI guidelines. Okay. So before you make the balance sheet, you have to record all the transaction, and irrespective of a bank or a non-bank, all businesses have to record the transaction. Now, recording of the transaction has to follow some guidelines for some reasons. One, everybody should be able to understand it, and then it becomes comparable. आप किसी तरह से कर रहे हैं, कोई दूसरा किसी तरह से कर रहा है, then there is no comparison. Okay, and it will be difficult to understand also. So there are norms for the recording process as well. So yesterday we have spoken a little bit about Indian accounting standard. Standard क्या है? Standard is something which is a normal. No? तो उसी हिसाब से आपको काम करना है. Now, we have been seeing that we are in the era of globalization and liberalization. That means Indian companies are going abroad and doing business. Also, foreign companies are coming to India and doing business. So the way they prepare their account has also to be consistent for everybody to understand. So therefore, India is trying to, or rather is trying to merge the standards with the IFRS. IFRS are the standards of US. Okay. So this started with the, with the Arun Jaitley. Now the poor soul is no more with us, but it started with him, where we're trying to converge the Indian accounting standard with international financial reporting standard so that everybody can understand it in the same way and also they are comparable. So for example, maths में जब आप sum करते थे तो आपको बोला जाता था ना unit जरूर लिखो, because only units are comparable. You can't compare oranges and apples. You have to have the same unit for comparison, right? So therefore, the way you make your account, you report your accounts or you make your account has to have a consistent set of guidelines, and that is the Indian accounting standard. So these are the words of Arun Jaitley. There is an urgent need to converge the current Indian accounting standard with international financial reporting standard. I propose for adoption of new Indian accounting standard by Indian companies from financial year 15-16, voluntary, and from financial year 16-17 on a mandatory basis. Based on international consensus, the regulators will separately notify the date of implementation of Indian accounting standard for banks. Insurance company standard of computation of tax should be notified separately. So we know the regulators for the bank and the insurance companies are separate. So RBI also insists that the banks make their accounts as per the Indian accounting standard, and IRDA would do it the same for the insurance companies. So why is it important? Because if you prepare your account in line with the IFRS, business become comparable, and it is easier for people who are looking at our businesses to understand them well, right? So we have seen that a lot of foreign institutional investors come and invest in India. Then you have FDI. For that you need financial. So किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करेंगे या किसी भी कंपनी को लोन देंगे, सबसे पहले देखेंगे ना कि वो कंपनी कर कैसे रही है. How is the company performing? You do not want to invest in a company which does not perform well. So therefore
It is the need of the hour to prepare your accounts in such a way that it's easily understood by everyone. So India will begin, or they have already begun. This is an old article. So India has begun to adopt international financial accounting standards from financial year 15. ICAI has asked for speedy implementation of these standards. ICAI is a regulatory thing or the body for accounting standards. So this stands for Indian Institute of Chartered Accountants of India. So we know that chartered accountants are the one who help us in preparing our accounts. So this organization for speedy implementation of the accounting standards. Implementation of IFRS to be done in phased manner. Because एक तरह से कंपनीज बना रही है ना, एकदम से they might not be able to, because रिकॉर्डिंग पहले से कर रखी है. हमने देखा है ना कि हमारी बैलेंस शीट एज ऑन अ डेट बनती है, बट उसकी रिकॉर्डिंग तो हमने पिछले पूरे साल से की होगी. सो अब्रप्टली ऐसे चेंज करना तो सर डिफिकल्ट है, बट फ्रॉम अ पर्टिकुलर डे यू कैन स्टार्ट मेकिंग योर accounts or doing your reporting as per the IFRS. So it makes Indian companies comparable with other countries also. So why IFRS? Indian companies follow generally accepted accounting principle. 130 companies have already moved to IFRS. So if you have to compare them, it will be difficult. They are maintaining their accounts as per generally accepted accounting principle, whereas others are maintaining on IFRS or International Financial Reporting Standards. So they have to be in the same language or same pattern. So the benefit for the Indian companies, IFRS is heavy on transparency and impact accounting. That means it pays a lot of emphasis on disclosure. मतलब जो कंपनी में हो रहा है वो बताना है, क्योंकि कंपनी में किसका पैसा लगा है, किसका पैसा लगा है कंपनी में? हेलो मैम इन्वेस्टर्स का, जनरल इन्वेस्टर्स का लगा है, रिटेल इन्वेस्टर्स का लगा है ना. तो सबको पता होना चाहिए कि पैसे का यूज कैसे हो रहा है. सो there is they are heavy on transparency and impact of accounting. All events that can have impact on company's finances have to be accounted. Also, it has stringent income recognition rule. Banks and real sector will be most impacted. इनका सारा काम, इनके सारे तो assets finance में है. So this was the aim to be achieved for Indian accounting standard, improve comparability. So align the Indian reporting framework with global reporting standards, principle based accounting, so that you can compare and align. This is the example. You can't compare an apple with an orange. So to compare, you compare things of the same thing. So for example, किसी का first में 100% आ गया, you can't compare it with somebody who's got 100% in 10th. 10th के बच्चों का आप 10th से ही comparison करोगे ना, class 1 से तो comparison करोगे नहीं. So they have to have the same kind of standard for comparison. So it is principle based financial reporting. It is enforceable, understandable, transparent, and high quality. So this is the benefit of the new accounting standard. So if people transition to Indian accounting standard, it will improve accessibility of Indian companies to global capital market. So this I was telling you कि जब लोगों को समझ में आएगा कि आपका बिजनेस कैसे कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, they have all the information required to do the investment decision, people would invest more readily. So the new standard also takes care of time value of money. Now, why? What would be the difference of time? What would you mean by time value of money? इससे कुछ फर्क पड़ता है कि मेरे पास आज 100 रुपए हैं और कल 100 रुपए होंगे, इसमें कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क है? Anyone? यस मैम. तो आज है
क्या फर्क मैम है? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाएगी। करेक्ट, करेक्ट, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वैल्यू कम हो जाएगी. सो यू नो देयर इज आल्सो एन इम्पैक्ट ऑफ टाइम ऑन द वैल्यू ऑफ मनी. सो इंग्लिश में एक बहुत फेमस कहावत है ना, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. तो जो आपके पास है उसकी कीमत ज्यादा है. अगर आपको यही पैसा 2 साल के बाद मिलेगा, that will not be the same. So you have to account for time value of money as well. So financial results are closest to economic value. Economic value मतलब कि मैंने कोई asset for example 100 रुपए में खरीदा था, but I can sell it only for say 80 rupees now. So economic value 80 rupees है. Conventional accounting में क्या होता था, उसकी financial value ही देखते थे, but now they emphasize on taking the economic value, which is better. No, economic value tells you exactly how much money will you get when you go and sell it in the market. So ये जो हमारा नया accounting standard है, it pays emphasis on market value or economic value rather than the financial value, and it also increases the information relevance of users of the statement. People can get better information and therefore make informed decisions through this accounting standard. So standards, as we all understand, they govern the accounting and recording of financial transaction. They govern the presentation of statements such as profit and loss and balance sheet of the company. So we are moving towards IFRS or International Financial Reporting Standard. So this will help us to benchmark financial standards with globally accepted standards. And the Indian accounting standard has evolved as a compromise formula that tries to harmonize Indian accounting standard rules with IFRS. So it is trying to converge IFRS to make Indian accounting standards. मैम मतलब पूरा अडॉप्ट नहीं किया है आईएफआरएस, उसमें कुछ चेंजेस किए हैं. हाँ, करेक्ट, करेक्ट. इंडियन स्टैंडर्ड. हाँ, थोड़ा सा it has to be customized with the Indian scenario. Okay. So यहाँ पे this is what I was telling, fair value method of accounting. तो पहले क्या था, हम फाइनेंशियल वैल्यू पे लेते थे, जो हमने पे कर दिया उसी से हम लोग डेप्रिशिएट करते थे, उसी को हम लोग एडजस्ट करते थे. बट नाउ this new standard pays emphasis on fair market value, right? Currently, investment in G-Secs and mutual fund are assigned lower of cost or fair market value. So in IFS adopts fair value assignment only. So fair value assignment क्या है, आपको कितना मिल सकता है. So the impact is its bump or slide value of investment. So it will change, no? तो जिस value पे आपने लिया था उससे change हो जाएगा. And this has to be clear. There have to be clear and transparent disclosure. So Indian accounting standard requires that segment reported to investors are same as the firm uses for purpose of assessing performance and allocating resources. So higher disclosure means आपने information provide किया है, will result in better informed shareholders, and then they can make a good investment decision. So under the earlier rules, incentives, discounts, or rebates given to customers by a firm can be shown as a part of advertising, sales, promotion, or marketing expenses. So which figure in the cost? There will have to be deducted from sales. Excise duty, which is currently netted off from revenues to show net sales, will have to be shunted under expense. So what will be the effect on accounting standards? इससे क्या होगा ये करने से? अभी क्या होता था ना, पहले आप ये जो एक्सपेंसेस वगैरह हैं ये आप कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, पर ये आपको अब सेल से डिडक्ट करना है. सो इससे क्या होगा, व्हाट इफेक्ट विल हैव, अगर ये हम rather than showing it as cost, we show it as a deduction from the revenue.
How will it affect? हाँ प्रॉफिट कम होगा अगर हो रहा है तो। हाँ, प्रॉफिट कम होगा। खैर यहाँ से भी डिडक्शन था, यहाँ पे भी डिडक्शन है, बट द इन्वेस्टर्स विल नो कि खर्चा कहाँ कर रही है कंपनी। वो अगर ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा यहाँ पे खर्चा हो रहा है, तो कंपनी वुड नो, द इन्वेस्टर्स विल नो कि द कंपनी इज नॉट यूजिंग देयर मनी very intelligently. If it is going a lot of incentive, discounts and rebates, the company is probably not using the money in a better way. So it tells the customer, it gives a better insight of the business to the customer. आपने कॉस्ट में ऐड कर दिया ना, अभी कॉस्ट रॉ मटेरियल का है, ये कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, ये कॉस्ट किस चीज का है कस्टमर को पता नहीं है, इन्वेस्टर को पता नहीं है, बट यहाँ पे इफ यू आर शोइंग इट, यू आर डिडक्टिंग फ्रॉम द सेल्स, द कस्टमर नोज how much discounts or rebates you are giving. So it gives a better, basically the aim is to give investors a better information, and that is what this is doing. Another case study, companies report their segment-wide performance based on broad product service grouping or even geographical segment. Indian accounting standard requires that segment reported to investors are the same as the firm uses for purposes of assessing performance and allocating resources. This results and clearer disclosure. So again, this will also have similar effect of giving more information to the customer or being more transparent. So basically, if you look at the aim of Indian accounting standard is that, and which they are meeting. So if you look at the objectives, so we have seen the objective goals. They have to be transparent, understandable, principle-based financial reporting, and that is what the accounting standards are doing. Then the third case study, intangible assets such as goodwill have to be amortized or written off as expense over a period of time. The Indian accounting standards treat such item as having an indefinite life, and hence they need not be amortized. This can lift the profit of the firm which carry sizable goodwill in their books. What is the effect under Indian accounting standard? Anyone? What effect will Indian accounting standard have on this? Are you guys awake or sleeping? What is it? Where are you? मैम ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ओके, तो बोलो ना, नहीं समझ में आ रहा तो बताना चाहिए ना, तो मुझे पता नहीं है कि आप लोग हो यहाँ पे नहीं हो। नाउ गुडविल किस टाइप का एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है, मतलब there is no way to know the value of this. Yes ma'am, no, right? And intangible assets अगर आप दिखा रहे हो बुक्स में, तो again it can give a false picture of the revenue. Okay, तो इसलिए if this is removed, मैम बट इस पर रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करते हो आप, बताओ पहले। मैम जो प्रॉफिट होता है ना मैम, टर्नओवर जितना सेल और जितना मैम एक्सपेंस माइनस करके। हाँ करेक्ट, तो इंटेंजिबल एसेट क्या है आपका? मैम जैसे पे वगैरह जो ये सब होता है। तो अगर ये आपके पास है तो मैम इसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। करेक्ट, ओके मैम।
right? So it will affect the profit, no? और Okay. आपके पास अगर intangible asset है, मतलब कोई patent है, तो आप you can do more business out of that patent, no? Yes, ma'am. That will increase your profit. Yes, ma'am. That is what it is. Okay. So this is a pictorial representation. So what we are seeing, it is a convergence. ऐसे नहीं कि हम adoption कर रहे हैं. Adoption का मतलब है कि just give me a moment. So adoption है कि जैसा है वैसे ही उठा के ले लो, but we are trying to converge. Convergence, we are trying to make it comparable. However, having a customization for the Indian scenario. So convergence standards bring a one-time opportunity to comprehensive reassess your financial reporting. So we are working on convergence rather than adoption. Adoption क्या है, आपने उठाया और वही यूज करना शुरू कर दिया. Convergence is we are trying to merge both of them to arrive at a comparable accounting standard. So we'll use we will converge Indian accounting standard and IFRS to for financial reporting. So conversion brings a one-time opportunity to comprehensively reassess financial reporting. So this is what I was telling you. So if you have these common standard, it will increase comparability. You can compare two businesses, whether they're running in India or abroad, they can compare because the way they have presented their accounts is the same. The way they treat financial data is the same. So they are comparability. This can be audited. So it gives audit efficiency. If you have to move people from one place to another, the how much it is going to cost also can be seen from this. So it will enable excellent labor mobility. It will have global relevance because globally this would be understood, and it reduced information asymmetry. So if you have as we have seen, these standards have a certain set of disclosures. ये आपको बताना ही है. तो अगर if somebody is looking for some information, he does not have to not use it. He will find it in the financial statement because disclosure के भी norms है. आपको क्या क्या disclose करना है या क्या क्या बताना है, वो भी आपके standards के हिसाब से standardize है. So reduces information asymmetry. So these are the benefit of the converged accounting standard. It provides you comparability, reduced information asymmetry, audit efficiency, global relevance, excellent labor mobility. इसमें से आपको सबसे ज्यादा significant कौन सा लग रहा है? Which is the most significant here? Global relevance. Global relevance, yeah. Global relevance and comparability. बाकी लोग कहाँ हैं? सब लोग सो गए हैं क्या? Where are these? Nobody is. No, ma'am, we are here only. Okay. I know ये थोड़ा सा what to say, conception नहीं है ना. Concept जहाँ पे होता है वहाँ पे it is interesting. It is more information. So some of the sessions are like more on information rather than concepts. So I know that understanding concepts is मैम easier. एक्चुअली मैम ये सब न्यू है ना हम लोगों के लिए, तो मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी समझने में, बट लेटर वी विल अंडरस्टैंड. इसमें कुछ एक्चुअली इसमें कुछ खास नहीं है. These are the norms which businesses have to follow. यस मैम. क्योंकि रेगुलेशन नहीं होगा तो कोई कुछ भी करेगा. तो इसलिए ये चीजें एक बिजनेस को करनी है so that people know how their money is being used. क्योंकि हमने देखा है ना, ये लोग businesses are usually in deficit. That means they borrow money from others. So अगर shares नहीं भी issue किया है, so they have taken money from banks. They have raised a loan. So how they are using this money, investors should know, and therefore investors will be able to make sense only if there is a standard. ना किसी ने page 4 पे कुछ information दिया, page 5 पे कुछ दिया, it becomes very difficult. So for example, जब आप लोग projects करते होंगे अपने स्कूल में,
तो आपको एक गाइडलाइन दी जाती होगी ना कि पहला पेज आपका इंडेक्स हो, फिर यस बीच में मैम, फिर एक्नॉलेजमेंट एंड दैट ये हाँ, सब फिर एक्सप्लेनेशन हो, और फिर एक कंक्लूजन हो, फिर एक एक्नॉलेजमेंट हो, फिर एक Bibliography. बिब्लियोग्राफी हो. सो वही Yes. है स्टैंडर्ड क्या है, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक योर अकाउंट्स. ओके. और क्योंकि अब हम लोग ग्लोबलाइजेशन में जा रहे हैं, लाइक पीपल आर कमिंग एंड डूइंग बिजनेस हियर, वी आर गोइंग एंड डूइंग बिजनेस abroad, so we are trying to merge, converge it with the international financial standard reporting, so that agar kisi ko, if somebody from abroad also has to refer to the books of accounts, he will be able to make sense out of it, and everybody is following the same thing. There is a standardization. That Yes, is what it is. There is nothing, और उसमें कुछ नहीं है, No. एक एक स्टैंडर्ड समझ मतलब याद करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ये चीज है कि हम कि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है, एक कॉमन स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है. मैम एक्चुअली अभी फर्स्ट ना, तो मैम इसलिए प्रॉब्लम हो रही है मैम. अभी खुद से रीड करेंगे हम लोग एक बार खुद से, तो मैम मे बी हाँ. शायद सब क्लियर हो जाए. तो इसमें एक्चुअली देयर इज नो कॉन्सेप्ट, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन, इट्स मोर ऑफ इंफॉर्मेशन. सो डिसएडवांटेज क्या है, इट्स अ चेंज, सो पीपल विल हैव टू रीलर्न. फिर हमारे सिस्टम्स किसी हिसाब से बने हुए हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इन सेल्फ इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस, बहुत इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके लिए यूजुअली पीपल यूज टेक्नोलॉजी टू डू अकाउंटिंग. अब हमारा जो है स्टैंडर्ड्स चेंज हो रहे हैं, सो इट विल बी एक्सपेंसिव टू चेंज ऑल दोस सॉफ्टवेयर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस और गेन और थिंग ऑफ पास्ट, क्योंकि यहाँ पे हम फेयर वैल्यू ले रहे हैं, तो यू कैनॉट रिपोर्ट दिस. ओके. Need to shake off cultural influence, diminish US power over accounting. So these are some disadvantages of trying to make your accounts as per the account. Yeah. मैम जो ये रीजन दिया हुआ है डिमिनिश यूएस पावर ओवर अकाउंटिंग, तो मैम ये डिसएडवांटेज कैसे, मैम इसको देखो पहले क्या होता है, पहले क्या होता था, पहले जैसे हमने देखा ना, इंडियन अकाउंटिंग वाज डन एज पर गैप. तो गैप क्या था, गैप वाज द यूएस. तो हमारे जो अकाउंट्स पहले बनते थे वो गैप के हिसाब से बनते थे. अब हमें के हिसाब से बनाना है. ठीक है. सो अगर देखो तो इट इज गैप इज मोर रेलेवेंट टू द यूएस, IFRS इज मोर ग्लोबल. तो जो आप गैप के हिसाब से अकाउंट्स बना रहे थे, सो इट वुड हैड मोर इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन स्टैंडर्ड्स. नाउ अब आप IFRS के लिए बना रहे हैं जो कि मोर ग्लोबल है. दैट इज द ओनली डिफरेंस. इसमें बट ये डिसएडवांटेज में दिया हुआ रीजन, हाँ, मतलब अब आप जो है कि यूएस की जगह आप और कंपनीज को भी और कंट्रीज को भी अट्रैक्ट कर सकते हो. दैट इज व्हाट इट इज. ओके मैम. So IFRS is international accounting standard, and GAAP is more, general accounting principle of the US. So GAAP से अगर आप IFRS में जा रहे हो या इंडियन, rather not IFRS, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे जा रहे हो ना. अब आप गैप और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, इट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ बोथ IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो आपका जो है यूएस से रिलेटेबिलिटी कम हो रही है, क्योंकि पहले आप गैप पे बनाते थे जो कि 100% यूएस का है, और अब आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बना रहे हो जो कि इट हैज some component of the Indian psyche as well. That is what it is. तो इसमें सबसे ज्यादा सीवियर कौन सा लगता है आपको, मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम? एक्सपेंसिव भी है. आई थिंक रीलर्निंग इज Yes, ma'am. relearning is very difficult, no? So yes, relearning can be. So just to summarize, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है. The only thing we need to understand is
Now, the books of account would be made through Indian accounting standard, which is globally acceptable and has global relevance. So, to provide the nation with robust, high quality, globally accounting standard, phase 1, phase 2 companies have already published and in the process of publishing their financial statement as per Indian accounting standard. There are 39 standards prescribed. So Indian accounting standard converges with IFRS rather than adoption. It's a rule-based financing rather than principle-based. Takes into consideration practice, cultural difference and legal system in India. So यही gap से different है. तो gap में ये सारी चीजें नहीं थी. So that's why one of the disadvantage we spoke about is diminished US power over accounting. So we've seen IFRS and Indian accounting standard have to be converged rather than adoption to make the to have the reporting and the accounting norms. So ये कंपनीज और एनबीएफसीज और बैंक्स के अलग है, जैसे हमने देखा, क्योंकि इनकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो सब इनके रेगुलेटर्स डिसाइड करेंगे. सो आरबीआई वुड नो व्हेन दे हैव टू अडॉप्ट इट एंड हाउ दे हैव टू अडॉप्ट इट फॉर द बैंक. So for companies other than banks, NBFCs and insurance, phase 1, 1st April 2015 or thereafter, voluntary basis, and from 1st April 2000, mandatory. So companies listed in process of stock exchange in India or outside India, net worth of 500 crores or more, unlisted company having net worth of 500 crores or more, parent, subsidiary, associate of and a joint venture of the above. तो ये हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था कि जो कंपनी जो है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है, दे हैव वेरी स्ट्रिंजेंट नॉर्म. तो कम से कम आपकी 500 करोड़ की कंपनी होनी चाहिए, like listed company. तो इसीलिए some of the companies are traded at the OTC as well. So यही डिफरेंस है OTC और स्टॉक एक्सचेंज में. स्टॉक एक्सचेंज में थोड़े रेगुलेशन ज्यादा होते हैं, OTC में regulations कम होते हैं. Anyways, coming back to accounting standards, so companies which are listed on the stock exchange have to follow the Indian accounting standard or mandatory. And क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स और एनबीएफसीज का accounting, everything is financial asset. Okay? So they have been given a little more time. So all companies which are listed in process of listing outside or inside of India on stock exchange not covered in phase 1. Unlisted company having net worth of 250 crores or more but less than INR 500 crores, patent, subsidiary, joint ventures of the above. So companies listed on SME exchange are not required to apply Indian accounting standard. Once Indian accounting standards are applicable, an entity shall be required to follow the Indian accounting standard for all subsequent financial statement. Companies not covered by above roadmap will continue to apply accounting standard notified in Companies Accounting Standard Rule 2006. तो ये हमने कल भी देखा था. NBFCs के लिए RBI would decide, but NBFCs will have to make accounts as per the Indian accounting standards, which have net worth of 500 crores or more, holding subsidiary, joint venture and associate companies of above NBFCs other than already covered under the corporate roadmap. So basically it gives the requirement for NBFCs to make their accounts as per the Indian accounting standards. So NBFC having net worth of 500 crores or more,
holding subsidiary, joint venture, and associate companies of above NBFC other than those already covered under corporate roadmap shall also apply for set date. Then in the second phase, NBFCs, those equity or debt securities are listed in the process of listing on stock exchange in India or outside India and having net worth less than 500 crores should do it later. NBFCs that have unlisted having net worth of greater than 250 crores and less than 150 crores, holding subsidiary, joint venture, associate companies and above other than those already covered under corporate roadmap shall also apply from such date. So they don't have the option of voluntary adoption of Indian accounting standard. This is the roadmap. So by now, the companies have adopted the Indian